नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 नवंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू के तो देखो दो इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, एक कश्मीरी यूथ के डी रेडिकलाइजेशन से संबंधित और दूसरा जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इससे संबंधित। वैसे देखो दो और आर्टिकल्स मैंने पढ़े, इंडियन एक्सप्रेस का और एक लाइव मिनट का, लेकिन आज हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में तो सिर्फ हिंदू के दो आर्टिकल्स जो ये हैं इनको डिस्कस करेंगे। इवनिंग में वो दो जो दूसरे न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स हैं ना, वो दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इन दो आर्टिकल्स की। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कश्मीरी यूथ के डी रेडिकलाइजेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो वैसे तो आज़ादी के बाद से ही रह रहकर कश्मीर से इंडिया से अलग होने की जो डिमांड है वो कुछ सेक्शंस के द्वारा उठाई जाती रही है, लेकिन आतंकवादियों ने हथियार उठाए, यानी मिलिटेंसी आई कश्मीर में 90s में, और अभी भी मिलिटेंसी जो है वो बरकरार है। काफ़ी सारे सॉल्यूशंस दिए हैं कश्मीर से मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए अलग अलग लोगों के द्वारा। जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ने ये बोला कि अगर कश्मीर के लोग टेररिस्ट को लिंच करते हैं, यानी भीड़ के द्वारा आतंकवादियों की हत्या की जाती है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा सजेशन ये भी दिया गया डी रेडिकलाइजेशन कैंप्स इस्टेब्लिश होने चाहिए कश्मीर में कश्मीरी यूथ को डी रेडिकलाइज करने के लिए। जैसे देखो चाइना ने भी जिंगजियांग रीजन में जो वहाँ पर मुस्लिम यूथ हैं उनको डी रेडिकलाइज करने के लिए काफ़ी सारे डिटेंशन कैंप्स इस्टेब्लिश करके रखे हैं। तो ऐसे ही कैंप्स कश्मीर में भी इस्टेब्लिश होने चाहिए। राइटर कहते हैं इससे पहले कि हम सॉल्यूशंस की बात करें, हम कश्मीर में जो मिलिटेंसी है उसका इतिहास जानते हैं। वैसे तो देखो पाकिस्तान का निर्माण ही धर्म के नाम पे हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था मुस्लिम्स के लिए अलग से देश बनना चाहिए पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में जब मोहम्मद जिया अल हक, ये पाकिस्तानी आर्मी के जनरल थे, बाद में इन्होंने पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया, यानी डिक्टेटर बन गए। तो इन्होंने जब सत्ता संभाली ना, इन्होंने फुल फ्लैज एग्रेसिव तरीके से स्टेट क्राफ्ट में रिलीजन को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कहा रिलीजन जो है वो स्टेट पॉलिसी का पार्ट होना चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की, और इन्हीं के कार्यकाल में पाकिस्तान में बहुत सारे मदरसास खुल गए। वहाँ पे यूथ जो है पाकिस्तान यूथ वो रेडिकलाइज होने लगे। और देखो इन्हीं के कार्यकाल में उस समय चूँकि अफ़गानिस्तान में यूएसएसआर ने अपनी आर्मी भेजी थी, तो उसके अगेंस्ट में पाकिस्तान में बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स बने जो जिहाद के नाम पे जिनको काम दिया गया था कि आप यूएसएसआर के खिलाफ लड़ो अफ़गानिस्तान में। और जब उनका काम ख़त्म हो गया, ऐसे रेडिकलाइज्ड यूथ को बाद में पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर में भेजा गया और कश्मीर में 90s में इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई। ये वो समय था जब एक तरफ कश्मीर और दूसरी तरफ बचे हुए भारत के बीच में जो डिवाइड था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस मिलिटेंसी को स्प्रेस करने के लिए सरकार ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 और ओस्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 ये इन्वोक किए। ये देखो बहुत सीरियस समय था, उस समय बहुत मिलिटेंट थे कश्मीर में। मतलब ऐसे लेमैन लैंग्वेज में बोल दिया जाता है कि उस समय जो इनिशियल 90s का टाइम था ना, हर घर में एक आतंकवादी था। मतलब ऐसे ही बोल दिया जाता है, इसको लिटरल टर्म्स में मत लीजिए। ये जो बात बोली जाती है ना कि हर घर में आतंकवादी था, वो इसलिए बोली जाती है कि नंबर्स पे हाईलाइट किया जा सके कि इतने सारे आतंकवादी थे कि एवरेज अगर लगाओगे तो हर घर में उस समय आतंकवादी था कश्मीर में। लेकिन देखो उस समय ना ज़्यादातर जो आतंकवादी थे ना वो पाकिस्तान से आए थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान में यूएसएसआर के अगेंस्ट लड़ने के लिए पाकिस्तान ने रेडिकलाइज्ड यूथ को अफगानिस्तान में भेजा था। वहाँ पे काम खत्म हो गया तो उनको कश्मीर में भेज दिया गया। उस समय तो देखो पाकिस्तान में खुलेआम एजेंट घूमते थे, रेडिकलाइज्ड यूथ को रिक्रूट करते इस्लाम के नाम पर और उनको भेज दिया जाता कश्मीर में सो कॉल्ड आज़ादी के लिए। तो 1990 से कश्मीर में मिलिटेंसी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई और बहुत सारे जो कश्मीरी फैमिलीज़ हैं उन्होंने भी अपने सन्स को, बेटों को भेजा पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि उनको भी बहुत सारी धमकियां मिल रही थी कि आप भी
इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आप भी अपनी फैमिली से कोई मेंबर भेजिए। तो धमकियों के चलते बहुत सारी जो लोकल कश्मीरी फैमिलीज़ हैं उन्होंने भी अपने किसी न किसी फैमिली मेंबर को, बेटों को भेजा पाकिस्तान में ट्रेनिंग करने के लिए। वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके वापस आए और कश्मीर में मिलिटेंसी में शामिल हो गए। उस समय लंबे समय तक जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर रूल रहा, यानी डेमोक्रेसी नहीं रही। जब देखो डेमोक्रेसी नहीं होती ना, तो लोगों में जो एलियनेशन है, नाराजगी है, गुस्सा है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब इलेक्शंस हुए जम्मू एंड कश्मीर में, तो उस समय सेम अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली, इनका रूल रहा। ये लोगों की एस्पायरेशंस को पूरा नहीं कर सके। राइटर कहते हैं इसके बाद सही मायने में कश्मीर में होम ग्रोन मिलिटेंसी स्टार्ट हुई 2008 के प्रोटेस्ट के दौरान। स्टेट इलेक्शंस थे उस समय। स्टेट इलेक्शंस के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुए थे ना, और उसके बाद 2010 में इंडियन आर्मी के द्वारा 3 घुसपैठियों को मारा गया था। तो उसके बाद कश्मीर में सही मायनों में होम ग्रोन मिलिटेंसी का प्रारंभ हुआ। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, इन्होंने वायलेंट प्रोटेस्ट का आह्वान किया, जिसकी वजह से कश्मीर में राइट्स हुए, गवर्नमेंट व्हीकल्स को जलाया गया और स्टोन पेल्टिंग भी स्टार्ट हो गई। स्टोन पेल्टिंग यानी कि पत्थरबाजी। तो इस होम ग्रोन मिलिटेंसी के स्टार्ट होने के बाद ना आर्मी, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, इनके खिलाफ ना ट्विन चैलेंजेस आ गए। अब देखो, एक तरफ वो टेररिस्ट जो पाकिस्तान से आए हैं उनको अलग तरह से ट्रीट करना पड़ता था, दूसरी तरफ कश्मीरी यूथ जिन्होंने हथियार उठा लिए हैं वो तो इंडिया के सिटीजन्स हैं, तो सारे रूल्स, सारे लॉज उन पर एप्लीकेबल होते हैं, तो उनको अलग ढंग से ट्रीट करना पड़ता है। उनको बाकायदा एनकाउंटर से पहले आह्वान किया जाता है कि आपको मौका दिया जाता है, हथियार गिरा दीजिए। क्योंकि देखो, कोई भी मतलब लोकल मिलिटेंट मारा जाता है ना, तो नाराजगी और ज़्यादा बढ़ती है, एलियनेशन बढ़ता है। जनाजे में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं उस आतंकवादी के, तो और ज़्यादा यूथ जो हैं वो रेडिकलाइज होते हैं, और जो मिलिटेंट मारा गया है उसे ग्लोरीफाई किया जाता है कि उसकी शहादत हुई है। तो इस वजह से सरकार, फोर्सेस बिल्कुल नहीं चाहते कि जो लोकल कश्मीरी यूथ हैं वो मिलिटेंसी में शामिल हों, तो उनको इसीलिए पूरा मौका दिया जाता है। उनके लिए जो एंगेजमेंट की टर्म्स हैं वो डिफरेंट रहती हैं। इसके बाद क्या हुआ, देखो, जब पत्थरबाजी की घटनाएं ज़्यादा हुई तो पत्थरबाजी की घटनाएं में जाहिर तौर पर सरकार ने रिस्पॉन्स किया, मतलब फोर्सेस ने रिस्पॉन्स किया पैलेट गन से, और पैलेट गन्स के इस्तेमाल की वजह से प्रोटेस्टर्स को काफ़ी सारी इंजरीज भी हुई, आई इंजरीज। इसके अलावा कई डिसेबल हो गए। अब यहाँ पे संख्या भी दी हुई है, संख्या याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद मुफ्ती गवर्नमेंट ये कहती है जनवरी 2018 में 6221 जो लोग हैं वो पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल हुए हैं। ये तब का आंकड़ा है जब बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ था 2016 में। उसके बाद कश्मीर में अनरेस्ट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद कश्मीर में मिलिटेंसी अभी तक चल ही रही है। स्पेशल स्टेटस जो था जम्मू एंड कश्मीर का उसे ख़त्म कर दिया गया, लेकिन मिलिटेंसी अभी पूरी तरह से जम्मू एंड कश्मीर में ख़त्म नहीं हुई है। और कुछ दिनों पहले तो जो लोकल सिविलियंस हैं उनको भी निशाना बनाया गया आतंकवादियों के द्वारा। तो ये कश्मीर में मिलिटेंसी का जो इतिहास है वो हमने ब्रीफ में जाना। इसके बाद राइटर सॉल्यूशंस की बात करते हैं। राइटर कहते हैं आतंकवादियों को अगर भीड़ के द्वारा पीट कर मारा जाता है तो ये देखो अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसे लिंचिंग होना किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी को शोभा नहीं देता है। और दूसरा सजेशन कि डी रेडिकलाइजेशन कैंप इस्टेब्लिश करना यूथ के लिए, जैसे चाइना में इस्टेब्लिश हुए हैं। देखो, अगर इस प्रकार के डी रेडिकलाइजेशन कैंप इस्टेब्लिश होते हैं ना, तो बल्कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इसका और ज़्यादा इस्तेमाल कर सकती है, और ज़्यादा यूथ को रिक्रूट करने के लिए, और ज़्यादा इंडिया के अगेंस्ट भड़काने के लिए। तो राइटर के अनुसार सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? राइटर के अनुसार सॉल्यूशन ये होना चाहिए, ऑलरेडी देखो इंडियन आर्मी जो है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और स्कूल एजुकेशन को सब्सिडाइज करती हैं कुछ जम्मू एंड कश्मीर के सिलेक्टेड चिल्ड्रन के लिए अपने रेजिडेंशियल स्कूल्स और प्रोफेशनल कॉलेजेस में, जो आर्मी के अंडर चलते हैं। जो आर्मी की एक सोसाइटी है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, इसके अंतर्गत चलते हैं। आर्मी जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के लिए ये सब करती हैं, यानी एजुकेशन को सब्सिडाइज करती हैं अपने ऑपरेशन सद्भावना के तहत।
इसके अलावा अगस्त 2018 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने भारत दर्शन टूर ऑर्गेनाइज करवाया बच्चों के लिए दिल्ली और आगरा में। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के जो बच्चे हैं वो देश के बाकी पार्ट्स और देश के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। बीएसएफ भी इसी प्रकार के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाती आई हैं 1999-2000 के बाद से ही। अभी तक देखो बीएसएफ स्पॉन्सर्ड भारत दर्शन टूर्स कितने हो चुके हैं, 55, और इसमें टोटल 1539 जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। आर्मी इसके अलावा देखो स्कूल कंस्ट्रक्शन में भी हेल्प करती है, मेडिकल एड, वेटनरी केयर, डिजास्टर रिलीफ, इन सब में आर्मी जो है वो हेल्प करती है। बट देखो ये सारे जो स्टेप्स हैं ना वो नाकाफी साबित हुए हैं डी रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए, क्योंकि इन प्रोग्राम्स में ज़्यादातर जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं ना वो मिलिटेंसी वाले एरिया से नहीं होते, वो उन एरिया से होते हैं जहाँ पर रिलेटिवली पीस होती है। अब देखो जो एरिया ऑलरेडी पीसफुल है, जहाँ से बच्चे अगर इस प्रकार के प्रोग्राम से पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन वो बच्चे जहाँ पे रेडिकलाइजेशन ज़्यादा है वो पार्टिसिपेट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा ना, वो डी रेडिकलाइज होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये बोलते हैं, जब देखो कश्मीरी बच्चे जम्मू एंड कश्मीर से बाहर इंडिया के बाकी राज्यों में पढ़ते हैं तो कुछ भी आतंकवादी घटना हो जाती है कश्मीर में तो फिर उनके साथ गलत बिहेव किया जाता है। कई बार हम देखते हैं जैसे पुलवामा की घटना हुई तो उसके बाद इंडिया के कई राज्यों में जो कश्मीरी यूथ हैं उनके साथ सही बिहेव नहीं हुआ। इसके अलावा जब इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट कुछ वायलेंस होता है या फिर कुछ गलत होता है तो और ज़्यादा जो कश्मीरी यूथ है ना उनको लगने लगता है कि हमारा इंडिया में भविष्य नहीं है, क्योंकि मुस्लिम्स के साथ ठीक से बिहेव नहीं होता इंडिया में और हम भी मुस्लिम्स हैं। तो राइटर ये कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं हो सकता कि जम्मू एंड कश्मीर में आप कश्मीरी जो मुस्लिम्स हैं उनको सब्सिडी दो एजुकेशन में, उनके लिए कई सारे प्रोग्राम्स चलाओ, लेकिन देश के बाकी राज्यों में उनको आप नफरत करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो सरकार को कश्मीरी यूथ को ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होगी। जब भी वो देश के किसी भी दूसरे हिस्से में पढ़ते हैं ना तो उनको फुल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, और बाकी जो यूथ है ना जो उनके साथ गलत बिहेव करते हैं उनको भी अवेयर करने की आवश्यकता है कि इससे जो ना है कश्मीर में सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती है अगर आप जो कश्मीरी यूथ हैं वो देश के बाकी राज्यों में पढ़ते हैं उनके साथ ठीक से बिहेव नहीं करते हो तो वो और ज़्यादा एलियनेट होते हैं, और ज़्यादा उनकी जो नाराज़गी है वो बढ़ती हैं। तो अगर हमें कश्मीर से मिलिटेंसी को ख़त्म करनी है ना तो रियल प्रोफेशनल अप्रोच को अपनाने की आवश्यकता है, और ये शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग टर्म में लगातार काम करने से हम कश्मीर से जो रेडिकलाइजेशन है उसे ख़त्म कर सकते हैं। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। नरेश चंद जो आर्मी वेटरन हैं उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंडिया में ना कोविड-19 के केसेस धीरे धीरे बहुत कम हो रहे थे, और फेस्टिव सीजन के बाद भी इंडिया में कोविड-19 के केसेस बढ़े नहीं, तो इसका मतलब ये था कि सब कुछ नॉर्मलसी की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसी बीच खबर आई कि साउथ अफ्रीका समेत अफ्रीका के कुछ दूसरे कंट्रीज में कोरोना का एक नया जो वेरिएंट है जिसका नाम है ओमिक्रॉन, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। राइटर बेसिक्स से शुरुआत करते हैं और बोलते हैं कि इंडिया में देखो केसेस कम होने के दो रीजन्स हैं मेनली। एक तो जो इंडिया में सीरो प्रिवलेंस स्टडीज़ है ना, ये जो सीरो प्रिवलेंस स्टडीज़ ये पता करती हैं कि इंडिया में कितने लोगों में एंटीबॉडीज़ हैं कोविड-19 के वायरस के अगेंस्ट। तो ये स्टडीज़ बताती हैं कि हमारे देश में ज़्यादातर जो लोग हैं ना, मतलब भारत की पॉपुलेशन में लार्ज पॉपुलेशन ऐसी हैं जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है। अब जिनको हो चुका है उनके अंदर तो एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं ना, तो उनके अंदर तो प्रोटेक्शन मौजूद है वायरस के अगेंस्ट। और सेकंड रीज़न ये है वैक्सीनेशन काफ़ी तेज़ी से हुआ है इंडिया में। आज के समय में 44% इंडियन अडल्ट ऐसे हैं जिनका फुल्ली वैक्सीनेशन वो हो चुके हैं, मतलब 2 डोज उनको लग चुके हैं, और 82% पॉपुलेशन ऐसी हैं अडल्ट्स की जिनको कम से कम 1 डोज लग चुका है। साइंटिस्ट ये बोलते हैं अगर देखो किसी को इन्फेक्शन हुआ है
और उसके बाद उसे 2 डोज वैक्सीन के लगे हैं, तो वो मतलब ज़्यादा सिक्योर है एज कंपेरिजन टू वो पर्सन जिसे इन्फेक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ वैक्सीनेशन हुआ है। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखो एक बात बतानी ज़रूरी है, ये जो वैक्सीन लगी है ना, इसका जो इम्पैक्ट है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाता है। इसी वजह से कुछ देशों में जो बूस्टर डोज हैं वो भी लग रही हैं, यानी तीसरी डोज भी लग रही हैं। बट साइंटिफिक डेटा कम से कम ये ज़रूर सजेस्ट करता है कि जिनको वैक्सीन लगी है ना, उनको इन्फेक्शन होने के बावजूद वो सीरियसली इल नहीं होते। इन्फेक्शन हो जरूर जाता है लेकिन वो सीरियसली इल नहीं होते। ये अभी तक सभी वेरिएंट्स के लिए लागू होता है। अभी तक देखो कोविड-19 का सबसे खतरनाक जो वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट है, तो इसके लिए भी यही बात लागू होती है। जिन लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है वो उनमें इन्फेक्शन होने के बावजूद इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, ड्यूरेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं होता इन्फेक्शन का। लेकिन अब बात करें नए वेरिएंट की जिसका नाम है ओमिक्रॉन। ये देखो सबसे पहले बोत्सवाना में आइडेंटिफाई किया गया है और इसी की वजह से साउथ अफ्रीका के गोटेंग प्रोविंस में जो केसेस की संख्या है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। इस रीजन में 90% जो सैंपल्स लिए गए हैं ना पिछले कुछ हफ्तों में, वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के निकले हैं। इस नए वेरिएंट में ना ओमिक्रॉन में काफ़ी सारी म्यूटेशंस हैं। म्यूटेशन मतलब आपको पता है वायरस जो है वो अपने आप को समय समय के अनुसार बदल लेता है ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से अटैक कर सके ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट। इसे बोलते हैं म्यूटेशन। वैसे देखो कंपेयर नहीं कर सकते लेकिन एक एग्जांपल आपको देता हूँ। यूपीएससी भी देखो जैसे म्यूटेट करती रहती है, यानी अपने आप को बदलती रहती है, अपना पैटर्न जो है वो हर साल चेंज कर लेती है। इस साल स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, अब पूरा साल बच्चे बेचारे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे। यूपीएससी को ना थोड़ा स्पेसिफिक होकर बताना चाहिए ताकि बच्चे जो पूरा साल मेहनत करते हैं उनकी मेहनत व्यर्थ ना जाए, कि हाँ आपको ये पढ़ना चाहिए, इस एरिया से हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ताकि बच्चों को यूं तो लगे जो हमने पूरे साल मेहनत की उसका कुछ तो फल निकला। पेपर नहीं क्लियर हुआ, चलो देखो ये तो सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी होती है। इंसान अपनी तरफ से मेहनत कर सकता है, सही स्ट्रेटजी अपना सकता है, जो उसके कंट्रोल में है वो कर सकता है। लेकिन पूरा साल पढ़ा कुछ, अब क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड ढंग से कुछ पूछ लिए, इसे देखो मतलब मैं तो कम से कम यूपीएससी की बहादुरी नहीं मानता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं यूपीएससी चकमा दे देती है लोगों को, यूपीएससी ये कर देती है, मुझे तो बेवकूफ़ी लगती है। आपको चाहे इसे यूपीएससी की बहादुरी लगे तो आप मान सकते हो। मुझे लगता है कि इतने लोग बेचारे मेहनत करते हैं, उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, उनको स्पेसिफिक ढंग से बताना चाहिए, सिलेबस भी क्लियरली डिफाइन करना चाहिए, डिमार्केट करना चाहिए। खैर इस मुद्दे पर कभी और डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो बात कर रहे थे जैसे देखो यूपीएससी म्यूटेट करती रहती है, हर साल पैटर्न में कुछ ना कुछ बदलाव करती रहती है, तो उसी प्रकार से वायरस ना अपने आप को बदलता रहता है ताकि बेहतर ढंग से ह्यूमन बॉडी के ऊपर अटैक कर सके। उसी प्रकार से काफ़ी सारे म्यूटेशंस के बाद ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो निकल के आया है। अब सीरियस कंसर्न देखो ये है, इंडिया में जो लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हुई, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हुई या फिर वैक्सीन की वजह से हुई, उस इम्यूनिटी को इवेड कर सकता है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट। ये डर है कहीं ऐसा ना हो कि जो इम्यूनिटी इंडिया के लोगों में आई है उसका असर ही ना हो इस वेरिएंट पे और फिर से कोविड-19 का इन्फेक्शन हो जाए। तो WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला है। चिंता की बात देखो एक ये भी है कि इस नए वेरिएंट के केसेस ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं। तो मतलब अभी तक सबसे खतरनाक कोविड-19 का जो वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट माना जाता था, और कहा यह जा रहा है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये डेल्टा वेरिएंट को भी पीछे छोड़ सकता है। तो इसकी वजह से जो केसेस जो हैं वो आने वाले समय में ज़्यादा सामने आ सकते हैं। वैसे तो अभी अफ्रीकन रीजन से जो लोग सामने आ रहे हैं उनके ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, लेकिन देखो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाना इससे सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, टाइम मिल जाता है। आप रोक नहीं सकते बॉर्डर क्रॉस करने से किसी को, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उतनी इफेक्टिव लंबे समय तक हो भी नहीं पाती। तो आज नहीं तो कल ये इस वेरिएंट के जो केसेस हैं वो दूसरे देशों में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए WHO समेत विभिन्न देशों की जो हेल्थ बॉडीज हैं उनको तैयार रहना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नए वेरिएंट से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 2 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।